शिखा ने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया और धम्म से पलंग पर लेट गई। नया नया घर, नई नई दुल्हन, सब कुछ उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। 25 वर्ष की ही उम्र में इतना सब कुछ देखा था कि बस ऐसा लगता था कि जीवन खत्म हो जाए। अब बहुत हो चुका। हर क्षण उसे यही एहसास होता कि असंख्य निगाहें उसके शरीर को भेदती हुई पार निकल जाती और आत्मा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाती। पलंग पर लेटते ही उसकी निगाहें छत पर टिक गई। पंखा पूरी तेजी से घूम रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट बंद थी। एक पीला बल्ब बीमार सी पीली रोशनी फेंक रहा था। अचानक उसकी निगाहें कमरे के कोने में फैले एक जाल पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी सी मकड़ी झूल रही थी। कम रोशनी के कारण जाला पूरी तरह दिख नहीं रहा था, लेकिन मकड़ी के झूलने की वजह से उसका आभास जरूर हो रहा था। वह एकटक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों जाला उसे सम्मोहित कर देता है। उसे लगता है कि इस जाल में फंसी मकड़ी की तरह ही उसका जीवन भी है। आज 1 महीना हो गया उसकी शादी को, पर हर पल बेचैनी और घबराहट उसे घेरे रहती है। रोज माँ का फोन आता है। हमेशा एक ही बात पूछती है, कैसे लोग हैं शिखा? शेखर कैसा है? उसके माता पिता का व्यवहार ठीक है? चल बढ़िया, वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं। माँ बराबर उसे कुरेदती, पर उसका जवाब हमेशा एक जैसा ही होता, हाँ मम्मी, सब ठीक है, अच्छे हैं। वैसे ही यह उत्तर उसके जीवन की नियति बन गया था। चाहे कोई कुछ भी पूछता, उसकी जुबान से सिर्फ इसके अलावा कुछ और निकलता ही नहीं था। चाहे कोई उसे मार ही क्यों न डाले, पहले ही उसने माँ बाप को कितने दुख दिए हैं। पुराने ख्यालों से जुड़े माँ बाप के लिए यह कितना दुखद अनुभव था कि मात्र 25 साल की उम्र में उसे उसकी दूसरी शादी करनी पड़ी। उसकी आंखें डबडबा आई। पीली रोशनी उसे चुभती हुई महसूस हुई। उसने उठकर लाइट बंद कर दी और दोबारा लेट गई। आंसू बरबस ही निकलकर गालों पर लुढ़कने लगे। 3 साल पहले उसका जीवन कितना खूबसूरत था। पंछी की तरह स्वच्छंद, खिली खिली, पढ़ाई लिखाई करती, खेलती कूदती, एक अबोध युवती। माँ बाप भले ही बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, अधिक सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन घर का माहौल कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। वैसे घर में था भी कौन? अम्मा, बाबूजी, वह खुद और एक छोटा भाई नवीन, जो अभी हाल में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके निपटा था। दोनों भाई बहनों के बीच गहरी समझ थी। घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक बार बातों बातों में बहू की बात चलने लगी, पर फिर सभी को लगा कि पहले लड़की के हाथ पीले हो जाए, फिर नवीन के बारे में सोच सकते हैं। स्वयं नवीन भी यही सोचता था। शिखा परिवार के इस आकस्मिक निर्णय से हैरान रह गई। अभी से शादी? अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, पूरी 22 साल की भी नहीं हुई है। उसने बहुत विरोध किया। लाड़ प्यार में पली शिखा का विरोध सफल भी हो जाता, पर तभी एक घटना घट गई। पड़ोस के त्रिभुवन जी के लड़के की शादी में शैलेश व उसके परिवार वाले आए थे। 2-4 दिन साथ रहे। त्रिभुवन जी से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी लड़की विभा शिखा की अच्छी सहेली थी। घर पर आना जाना था। शिखा के परिवार वालों ने भी कामकाज में हाथ बटाया। इस दौरान सभी लोग न केवल एक दूसरे के संपर्क में आए, वरन प्रभावित भी हुए। शैलेश का परिवार जल्दी ही विदा तो हुआ, पर थोड़े ही दिन बाद उनका प्रस्ताव भी आ गया। प्रस्ताव था शैलेश व शिखा की शादी का। शिखा के पिताजी शादी की सोच तो रहे थे, पर यह बात अभी तक केवल विचारों में ही थी। जीवन में कई बार इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। आदमी किसी बात के लिए अपनी मानसिकता तैयार करता है, लेकिन एकदम से ही स्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए तो वह हड़बड़ा जाता है। शिखा के घर वाले इस अप्रत्याशित स्थिति में असमंजस में पड़ गए। क्या करें क्या ना करें। पहले तो यही सोचा कि अभी से शादी करके क्या करेंगे, अभी उम्र ही क्या है, पर अंततः रिश्तेदारों से बातचीत की तो उनकी सोच बदल गई। सभी ने एक ही बात कही, भाई शादी तो करनी ही है, ऐसी कम उम्र तो नहीं, 22 साल की होने वाली है। लड़की की शादी समय से हो जाए वही अच्छा है, फिर 2-3 साल बाद परेशानियां शुरू हो जाएंगी, तब फिर दुनिया भर में भागते फिरो, और 2-4 साल और निकल गए तो लड़की को कुंठाएं घेर लेंगी और माँ बाप की नींद हराम हो, सो अलग। फिर इस तरह से अच्छा परिवार भला कहाँ मिलेगा। कितना सुंदर लड़का है, अच्छा कमाता है, पिताजी अच्छे खासे पद पर थे, अभी काफी नौकरी बाकी थी,
कोई लड़की नहीं, बस एक छोटा भाई जरूर था। सीमित परिवार, इस तरह से अच्छा विकल्प मिलना बहुत मुश्किल था। और फिर शिखा का भी इतना सख्त विरोध नहीं रहा। वह बिल्कुल ही घरेलू लड़की थी, पढ़ने में औसत ही थी और जीवन के बारे में कोई बड़ी भारी योजनाएं भी नहीं थी। कुल मिलाकर चटमंगनी और पट ब्याह, सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया। हंसती खिलखिलाती शिखा विदा हुई और शैलेश के घर पहुंच गई। शुरू में सब अच्छा रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। घर वालों की असलियत धीरे धीरे सामने आ गई। अपने पढ़े लिखे व कमाऊ लड़के के लिए साधारण सा दहेज पाकर वे जरा भी संतुष्ट नहीं हुए। रिश्तेदारों की व्याख्या ने आग में घी का काम किया और धीरे धीरे छोटे से असंतुष्टि के बीज ने दावानल का रूप ले लिया। फिर क्या था, हर बात में कमी, हर बात पर शिकायत। सारी बातें इतना गंभीर रूप नहीं लेती, लेकिन शैलेश ने भी अपने माता पिता के सुर में सुर मिलाकर बोलने लगा। शिखा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, पर उसकी मानसिकता घरेलू लड़की की थी। जब शैलेश अपने साथ काम कर रही लड़कियों से शिखा की तुलना करता तो उसे कुंठा घेर लेती। उसे लगता कि उसके लिए तो एक प्रोफेशनल लड़की ही ज्यादा अच्छी रहती। बस फिर क्या था, शिखा का जीवन बिल्कुल ही नरक हो गया। जहाँ तक उसके बस में रहा उसने सहा भी, पर जब पानी सिर के ऊपर गुजरने लगा तो उसे मजबूरन अपने घर वालों को सब बताना पड़ा। घर वाले उसकी बातें सुनकर सन्न रह गए। उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े, मनुहार मिन्नतें की, पर कोई परिणाम न निकला। और फिर धीरे धीरे यह भी नौबत आ गई कि छोटी मोटी बातों पर शैलेश उसके साथ मारपीट करने लगा। सारे घर वाले मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। शिखा को लगा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, इसीलिए वह घर छोड़कर मायके आ गई। माँ बाप ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत धक्का लगा। नवीन तो गुस्से के मारे पागल हो गया। पिताजी ने ताऊ जी को बुलवाया। सलाह मशवरा चल ही रहा था कि एक दिन शिखा के नाम का तलाक का नोटिस आ पहुंचा। घर के आंगन में तो सन्नाटा पसर गया। अम्मा बाबूजी दोनों ने जीवन देखा था। वे मतभेद की घटनाओं से दुखी हुए, पर उन्हें इस परिणाम का जरा भी एहसास नहीं था। उन्होंने लड़ाई झगड़े तो जीवन में बहुत देखे थे। सभी लोग बातें तो न जाने कहां तक पहुंचाने की करते थे, पर अंततः परिणति सब मंगलमय ही देखी थी। पर अब खुद के साथ यह घटित होते देख वे बिल्कुल टूट ही गए। वे ताऊ जी को लेकर शैलेश के घर गए, पर कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह दिन गुजरने लगे। माँ बाप की हालत देखकर शिखा का कलेजा मुंह को आ जाता था। उसे लगता था कि वही इस हालात के लिए जिम्मेदार है। एक गहरा अपराध बोध उसे अंदर तक हिला देता था। वह मन ही मन घुटने लगी। उधर अम्मा बाबूजी व नवीन भी उसकी यह हालत देखकर दुखी थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं सूझता था। उन्होंने उससे भी आगे पढ़ने के लिए जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया। उधर मुकदमा चलने लगा और फिर एक दिन तलाक भी हो गया। शिखा ने उसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। इंसान के जीवन में जब तकलीफें आती है तो उसे लगता है कि वह उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, पर वह स्वयं नहीं जानता कि उसके मन में सहने की कितनी असीम शक्ति मौजूद है। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने लगी। इसी तरह काफी समय निकल गया। नवीन की शादी की बातचीत चलने लगी। लोग बातचीत करने आते, पर शिखा का सवाल प्रश्न चिन्ह की तरह सबके सामने खड़ा हो जाता था। शिखा को बस लगता कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। नवीन को भी उसकी बहुत चिंता थी। उसने अम्मा बाबूजी पर जोर डाला कि वे दीदी को पुनर्विवाह के लिए राजी करे। शिखा इस बात को सुनकर बहुत भड़की, चिल्लाई। उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। फिर जब अम्मा ने उसके कमरे में आकर रोने लगी तो उसे लगा बस अब वह उनकी इच्छाएं पूरी करके ही उन्हें तार सकती है। उसने खुद को नदी में बहती हुई लकड़ी की तरह छोड़ दिया, जिसे धारा बहाती ले जा रही है। बस जल्दी ही शादी हो गई। न कोई उमंग उल्लास, न कोई धूम धड़ाका। बहुत ही सीधे साधे ढंग से उसने वरमाला के समय ही तो दूल्हे को पहली बार देखा, पर कोई एहसास उसके मन में नहीं जागा। बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पल पल वह रस्में दोहराई जा रही थी। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी।
छोटी व सूखी लकड़ियाँ चटक चटक कर जल रही थी। कैसी किस्मत है उसकी, यही सब दोबारा दोहराना पड़ रहा है। 7 फेरे, पहले और किसी के साथ वचन, अब किसी और के साथ। पहले भी तो पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारित किए गए थे, किसी ने मना नहीं किया था। क्यों नहीं निभा पाए इस वचन को, ऐसा क्यों हो जाता है? पंडित जी ने सिक्के में सिंदूर भरकर नीलेश को पकड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए शिखा की मांग में सिंदूर भर दिया। उसकी सुनी मांग एक बार फिर सिंदूर से चमकने लगी। सिक्के का सिर पर स्पर्श होते ही उसे अजीब सा लगा। क्यों दोहराया जा रहा है उसके साथ ये सब? क्यों कोई मंत्र इतना ताकतवर नहीं रहा कि वह उसके सिंदूर को बचा पाता? छोटी छोटी बातें उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ गई तो फिर उसकी आंखें गीली हो गई और फिर वह विदा होकर अपने पति के घर आ गई। ठीक वैसे ही जैसे कभी अम्मा बाबूजी का साथ छोड़कर शैलेश के साथ चल दी थी। तब भी यही दोहराया गया था कि यही पति परमेश्वर है, यह घर ही सब कुछ है, अब यही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें मोक्ष तभी मिल पाएगा जब तुम्हारी अंतिम यात्रा पति के कंधों पर जाएगी। पर शैलेश ने तो जीते जी मोक्ष दिला दिया, जीते जी उसकी अंतिम यात्रा संपन्न करा दी और अब यहाँ नए घर में अब वह फिर पति के कंधों पर चढ़कर मोक्ष की कामना करेगी। तभी दरवाजे की आहट से वह चौंक गई। आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने नीलेश मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, क्यों अंधेरा कर रखा है? वो क्या कहती, बस चुप ही रही। नीलेश ने शिखा को सोफे पर बिठाया और खुद भी सामने सोफे पर बैठ गया। तुम परेशान हो? वह फिर कुछ नहीं बोली, बस आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शिखा, पता नहीं तुम क्यों अपराध बोध से ग्रसित हो। इतनी बड़ी दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, सबकी मानसिकता अलग अलग है। यदि अम्मा बाबूजी ने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जिसके मापदंडों पर तुम खरी नहीं उतर सकी, तो क्या तुम अपने आप को खत्म कर लोगी? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने केवल भौतिकवादी मापदंडों के आगे तुम्हें नकार दिया, तुम्हारी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा। एक ऐसे व्यक्ति के लिए दिए गए कटु अनुभवों को तुम क्यों जिंदगी भर संजो कर रखना चाहती हो? वह एक क्षण रुका और शिखा के आंसू पोंछते हुए बोला, जीवन में हम दिन रात देखते हैं, इतनी विसंगतियों से भरा है जीवन। हर पल कहीं न कहीं किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ घटता रहता ही है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्या वह किसी दूसरे के द्वारा की गई गलत हरकत से अपने अस्तित्व को मिटा डाले? कोई दूसरा अगर बुरा निकल जाए तो क्या तुम अपने सारे जीवन को अभिशप्त कर लोगी? वह रोने लगी। नहीं, पर मुझे लगता है कि आपके साथ कहीं नाइंसाफी तो नहीं हुई। मैं आपके लायक। तुम भी बस, नीलेश बीच में ही बोला। अगर तुम्हारे साथ पहले कुछ घट गया हो जिसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तो क्या तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया? शिखा, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तुम्हारी सहजता, सौम्यता, सभी कुछ बहुत अच्छा है। व्यक्तित्व का मूल निर्माण आदमी के आंतरिक गुणों से निर्मित होता है। अगर हमारे बाहरी जीवन में कुछ गलत हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत हो गए हैं। और सही बात तो मैंने तुमसे शादी कोई सहानुभूति की वजह से नहीं की है। मैंने तुम्हें देखा, तुम अच्छी लगी, बस यही पर्याप्त है। पर अब आज से नया जीवन जीने का संकल्प लो। बीते हुए कल की छाया कहीं से अपने जीवन में मत पड़ने दो। अब तुम्हें मेरे साथ जीना है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। शिखा क्या कहती? उसे लग रहा था कि उसके जीवन पर छाई कुहासे की परत धीरे धीरे हटती जा रही थी। वह नीलेश से लिपट गई और उसके सीने में मुंह छिपा लिया। उसके आंसू निकलकर नीलेश के सीने पर गिर रहे थे। उसे लगा कि उसकी पुरानी जिंदगी की करवाहट आंसुओं से धुलती जा रही है। अब शिखा खुश थी, बहुत खुश। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।